बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि फौजदारी केस में राजीनामा करने का तरीकाकार क्या होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि किस केस में सुलह हो सकती है और किस केस में सुलह नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं और इनमें फ़र्क क्या है। क्या कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल में सुलह हो सकती है और इसका किस सेक्शन में इसकी डिटेल दी गई है। इन तीनों टॉपिक्स को हम फर्दर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब कोई भी मामला पेश आता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो लड़ाई झगड़े के बाद क्या होता है कि अगर कोई दूसरी पार्टी या जिससे किसी बंदे का झगड़ा हुआ है तो उस झगड़े के दौरान किसी को कोई सीरियस इंजरी हो जाती है या झगड़ा हुआ है, झगड़े के दौरान किसी की डेथ हो जाती है, कत्ल का मामला है, तो इस दौरान क्या होता है कि सबसे पहला काम होता है कि एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है कि आईओ अपॉइंट होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो अपॉइंट होता है कि फलां बंदा अपॉइंट हो गया है, फलां जो थाना है उसमें इसके एफआईआर दर्ज हुई है और ये फोकल पर्सन है। एक मखसूस बंदे को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया जाता है पुलिस में से। अब इन्वेस्टिगेशन आईओ जो है ऑफिसर वो क्या करता है कि अपनी तफ्तीश का आगाज करता है। जब वो तफ्तीश का आगाज करता है तो शुरू में वो क्या करता है कि दोनों पार्टियों से मिलता है, उनके मौक़िफ़ को जानता है। जो पार्टी इंजर है और दूसरी पार्टी जो कि इस केस में मुलव्वस है, दोनों के हवाले से मालूमात लेता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को फर्दर चलाता है। अक्सर औक़ात क्या होता है कि जब दोनों पार्टियों की वो इन्वेस्टिगेशन आईओ कर रहा होता है तो इस दौरान क्या होता है कि दोनों पार्टियों के दरमियान सुलहनामा साइन हो जाता है। ये आपस में सुलह कर लेते हैं और सुलह होने के बाद आईओ को बताया जाता है जी जनाब हमारी तो सुलह हो गई है। तो ये तफ्तीश के दौरान अगर जबकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो तफ्तीश कर रहा है, उस दौरान भी सुलह हो सकती है। अब सुलह हो गई है, मामला खत्म तो नहीं हो गया कि आप जाएंगे जी आप बताएंगे थाने में जाकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि जनाब हमारी तो सुलह हो गई है दोनों पार्टियों की, तो आप एफआईआर फाड़ के फेंक दें। ऐसा मामला बिल्कुल भी नहीं होता। एक बाकायदा तरीकाकार है जिससे इस केस को खत्म किया जाएगा। किस तरह खत्म किया जाएगा? सबसे पहले जब दो पार्टियों के दरमियान मुआहदा होता है कि वो एक दूसरे के साथ हमारा अब कोई रंजिश नहीं रही, जो भी मामला पेश आया है वो उस हवाले से क्या करते हैं कि एक बाकायदा एफिडेविट लिखवाते हैं। एक स्टैम्प पेपर पर बाकायदा तौर पर लिखा जाता है दोनों पार्टियों की तरफ से। दोनों पार्टियों की तरफ से जब स्टैम्प पेपर ले लिए जाते हैं तो उसमें एक चीज काबिल गौर होती है कि क्या जो ऑफेंस हुआ है वो कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। अब इसको उर्दू में मैं आपको बता दूं कि कंपाउंडेबल मतलब ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिन पर राजीनामा हो सकता होता है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता। इस हवाले से सीआरपीसी के सेक्शन के शेड्यूल में सेकंड शेड्यूल जो है इसमें बताया गया है और डिटेल से बताया गया है, जिसमें मुकादा कॉलम्स बने हुए हैं और उसमें बताया गया है कि कौन कौन से कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, कौन से नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। तो इस हवाले से मेरी एक वीडियो भी मौजूद है, तो उसमें भी आप इस चीज को ब्रीफली जो है वो स्टडी कर सकते हैं उसमें जाकर। अब एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद तीसरी स्टेज पे जब आए तो वहां पर दोनों पार्टियों के दरमियान सुलहनामा हो गया। अब सुलहनामे होने के बाद जब एफिडेविट दोनों पार्टियों ने राजीनामा के लिखवा लिया,
उसके बाद दोनों पार्टियों को क्या करेगा, आईओ जो है वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। वहां पर दोनों पार्टियों के बयान होंगे, पूछा जाएगा कि कोई यहाँ पर प्रेशर तो नहीं है। जो इंजर्ड पर्सन्स हैं, जो पार्टी जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिनकी मदीयत में जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है, उनसे पूछा जाएगा कि जनाब आपसे ये सुलह कर रहे हैं, इस दौरान आप पर कोई प्रेशर, कोई ऐसी बात जो कोई जबरदस्ती, कोई भी ऐसा काम तो नहीं हुआ जिसकी बिना पर आप सुलह कर रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान देते हैं और दूसरी पार्टी भी बयान देती है और उसके बाद राजीनामा हो जाता है और मजिस्ट्रेट अखराज रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। अखराज रिपोर्ट तैयार करने के बाद मामला ट्रायल पे नहीं जाता, वहीं पे खत्म हो जाता है। तो पहली स्टेज ये हुई कि तफ्तीश के दौरान भी राजीनामा हो सकता है। पहले राजीनामा की जो मरहला है, अगर तफ्तीश हो रही है तो कंपाउंडेबल ऑफेंस है और उसका राजीनामा ड्यूरिंग आईओ जब तफ्तीश कर रहा हो, इस दौरान भी राजीनामा हो सकता है। अब एक और सूरत भी हो सकती है। आईओ जो होता है वो तफ्तीश करता है, तफ्तीश करने के बाद वो चालान जमा करवाता है। जब चालान जमा करवाता है तो कोर्ट ट्रायल का आगाज कर देता है। अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस हुआ है तो कोर्ट को पता चले कि राजीनामा हो गया है दोनों पार्टियों में, तो वो दोनों पार्टियों को बुलाता है और बुलाकर उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाते हैं और उनसे एक बकायदा एफिडेविट ले लिया जाता है, एक तहरीरी हलफनामा ले लिया जाता है। जब उनसे तहरीरी हलफनामा ले लिया जाता है तो लेने के बाद उस केस को खत्म कर दिया जाता है वहीं पर। तो दूसरी स्टेज ये हुई कि जब ट्रायल चल रहा हो तो ड्यूरिंग ट्रायल अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है और दोनों पार्टियों के दरमियान अगर मुआहदा हो जाता है और राजीनामा हो जाता है और सुलह हो जाती है और दूसरी जो पार्टी है जो जिनकी मदीयत में एफआईआर दर्ज हुई है, अब वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, तो इस दौरान क्या होता है कि केस को खत्म कर दिया जाता है। जज साहब भी कहते हैं जनाब इस केस को अब हम नहीं चलाते, क्योंकि दोनों पार्टियां जो हैं वो राजीनामे की बुनियाद पर इस केस को ख़त्म करना चाहती हैं, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि ऐसे केसेस को इल्तवा में डालकर इनको खींच कर लंबा किया जाए ताकि जल्द अज जल्द फैसले हो और इस इंसाफ की जगह पर किसी और बंदे की बारी भी आए। तो इस तरह दूसरी स्टेज बनती है कि ड्यूरिंग ट्रायल भी किसी बंदे को अगर दो पार्टियों के दरमियान कंपाउंडेबल ऑफेंस के ड्यूरिंग अगर सुलहनामा साइन होता है तो उस दौरान भी केस खत्म हो सकता है अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा तो। अब तीसरी स्टेज होती है, पहली स्टेज जो थी हमारी तफ्तीश के दौरान, उस दौरान भी आयोग जब होता है वो तैयार करता है सारा जो उसमें तहरीरी हलफनामे मिलते हैं, तब भी खत्म हो सकता है उस, और ड्यूरिंग ट्रायल भी जो है वो राजीनामा हो सकता है। अब तीसरी स्टेज सबसे अहम स्टेज है, जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो चालान जमा करवा देता है। चालान जमा हो गया, तफ्तीश मुकम्मल हो गई, तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद कोर्ट बकायदा ट्रायल का आगाज करता है। जब ट्रायल का आगाज किया जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि जज साहब जो है उस बंदे को सजा अनाउंस कर देते हैं। जब सजा अनाउंस हो जाती है तो उसके बाद दूसरी पार्टी जिसके बंदे को सजा हुई है उनके पास दूसरी जो ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन जो बनती है वो हाई कोर्ट में अपील होती है। वो हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं। अपील दायर करने के दौरान अगर दोनों पार्टियों के दरमियान कोई मुआदा, कोई राजीनामा हो जाता है तो उस दौरान भी क्या करता है कि हाई कोर्ट ऑर्डर जारी करता है दोबारा फिर सेशन को, वो सेशन को ये ऑर्डर देता है कि इनके दरमियान जो सुलहनामा हुआ है, जो राजीनामा हुआ है, आप इसकी मुकम्मल जो है वो तहकीक करें, इन्वेस्टिगेट करवाएं और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके हमारे पास भेजें। सेशन के पास ये ऑर्डर जब आता है तो वो दोनों पार्टियों को बुलाता है। जो इंजर्ड पर्सन्स होते हैं जिनकी मदीयत में एफआईआर दर्ज हुई होती है उनको बुलाया जाता है, उनका बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई ऐसा मसला मसाइल तो नहीं है जिसकी बिना पर वो सुलहनामा साइन कर रहे हैं।
तो जब दोनों पार्टियों के बयानात और उनकी तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है और ऐसी कोई चीज सामने नहीं आती जिसकी बिना पर कोई प्रेशराइज होकर या किसी भी कह सकते हैं कि ऐसी कोई प्रेशर डालकर उनसे सुलहनामा साइन नहीं करवाया, तो इस सूरत में जो सेशन होता है वो बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट करके दोबारा फिर हाई कोर्ट के पास वो तमाम रिपोर्ट जो होती है तैयार करके भेज देता है। जब सेशन में ये रिपोर्ट जाती है तो सेशन से आगे जब ये रिपोर्ट हाई कोर्ट में जाती है तो उस दौरान हाई कोर्ट जो होता है वो इन तमाम चीजों को देखता है। देखने के बाद अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो हाई कोर्ट जो है वो इस केस को खारिज कर देता है सुलहनामा की बिना पर और ये केस वहीं खत्म हो जाता है। 3 स्टेजेस थी। फर्स्ट स्टेज तफ्तीश के दौरान जब आईओ तफ्तीश कर रहा होता है, दूसरी स्टेज ट्रायल के दौरान, तीसरी स्टेज जो है वो अगर हाई कोर्ट में अपील चल रही है। इन तीनों स्टेजेस पे जो है वो सुलह हो सकती है अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस हुआ है। अब वो कौन से ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनकी वजह जो कि राजीनामे में आते हैं और कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो राजीनामे में नहीं आते। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो होते हैं मतलब छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, इस किस्म के केसेस जो होते हैं वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में आते हैं। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में कौन से आते हैं? ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिस तरह कत्ल का मामला, जना का मामला या ऐसा मामला जिसमें किसी जिस्म के कुछ अज़ू ज़ाया हो जाए, तो इस किस्म के जो केसेस होते हैं इनको नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहते हैं। इनमें सुलह नहीं हो सकती। तो ये ऐसे मामलात होते हैं जिनमें सुलह नहीं हो सकती, मगर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो होते हैं मगर होते हैं तो वो काबिल दस्तंदाजी, मगर उनमें जो इस किस्म के जो भी सूरत हाल होती है जिसमें राजीनामा हो सकता है। अब राजीनामा करता कौन है? दोनों पार्टियों में जाहिर है जिस बंदे की मदईयत में FIR दर्ज हुई है वही जो है वो राजीनामे पर सिग्नेचर करता है। जाहिर है अगर वो एग्री होगा तो दूसरी पार्टी जो है वो इससे फायदा उठाती है। वो क्या करती है कि अपने मुलजम को या मुजरम को छुड़वाने की कोशिश पूरी करती है। तो उस दौरान CRPC का सेक्शन 345 हमें बताता है कि जिस बंदे का नुकसान हुआ होता है ना, जिस बंदे की मदईयत में कोई FIR दर्ज हुई होती है, वही बंदा जो होता है वो क्या करता है कि राजीनामा साइन करता है। राजीनामे की बुनियाद वही रखता है सबसे पहले। तो इसका फायदा जो होता है वो दूसरी पार्टी उठाती है। अब नॉन कंपाउंडेबल में भी अक्सर औकात आपने देखा होगा कि सुलहनामा साइन हो जाता है। अब नॉन कत्ल किया होता है, हमें हाल ही में अभी मैंने एक केस देखा है, तो अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि वो बंदा जो है कत्ल किया हुआ था उसने, तो कत्ल करने के बाद पता चला जी उसके उन दोनों पार्टियों के दरमियान राजीनामा हो गया। तो मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई कि ये तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस था। मगर इसमें एक चीज हमेशा याद रखें कि वकला हजरात इन तमाम चीजों में कोई ना कोई सूरत निकाल लेते हैं। अब ये हुआ किस तरह था ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पार्टी इंजर्ड है, जिसका बंदा जो है वो कत्ल हो गया है या जिस सूरत में भी उनकी वफात हो गई है, और दूसरा बंदा जिसने इसको अमल को परफॉर्म किया है, उसने कत्ल किया है और ये चीज सामने आ गई है और वो बंदा बाकायदा तौर पर जेल में मौजूद है और केस जो है वो अदालत में चल रहा है। जब दोनों पार्टियां आपस में बात करती हैं तो जब उसके इवज खून बहा का जो हमें कानूनी तौर पर खून बहा का बदला खून बहा ही होता है, मतलब सजाए मौत ही होती है। मगर इस दौरान अगर दूसरी पार्टी उसके इवज दीद दे देती है, उतनी रकम दे देती है जिससे खून बहा माफ हो जाता है, तो उस दौरान एक राजीनामा साइन होता है। जब राजीनामा साइन हो गया, अब राजीनामा क्योंकि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें राजीनामा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या करते हैं कि जब दोनों पार्टियों के दरमियान ये राजीनामा हो जाता है, उस दौरान जो ट्रायल चल रहा था, उस दौरान जो शहादतें हो रही थी, उस दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे, वो तमाम जो होते हैं वो अपने अपनी जगह से कहते हैं जी हमने कुछ नहीं देखा, हमें जो प्रेशर में बयान दिया था, कोई भी ऐसी सूरत बनाकर वहां से चले जाते हैं। जब कोई गवाह नहीं होगा, जब कोई भी शहादती नहीं होगा, कोई किसी किस्म का जो है कोई पैरवी नहीं करेगा, तो इस सूरत में जज साहब भी ये सोचते हैं, ये करते हैं
कि वो इस केस को ख़त्म कर देते हैं। तो दीत और राजीनामे की बुनियाद पर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में भी सुलह होती हुई देखी गई है। तो जिस तरह होती है वो मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है, तो इस तरह सारे प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। तो ये था फौजदारी केस में राजीनामे करने का तरीकाकार। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से, इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।